नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग लुसेंट बुक के अंतर्गत बायोलॉजी सब्जेक्ट को शुरू किए थे, तो उसी के अंतर्गत आज का टॉपिक है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान थोड़ा बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग इसको 2-3 पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, वनस्पति विज्ञान का सबसे पहले डिफिनीशन देख लेते हैं कि किसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। देखिए, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों तथा उनके क्रियाकलापों के अध्ययन को वनस्पति विज्ञान कहा जाता है और इसे इंग्लिश में बोटेनी कहते हैं। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का फादर कहा जाता है, यानी जनक कहा जाता है। उसके बाद है पादपों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो पादपों का वर्गीकरण किसने किया? तो सबसे पहले एकलर ने 1883 ईस्वी में पादप वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किया था, यानी पादप जगत को 2 भागों में बांटा, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अब पुष्पोद्भिद को फिर से 3 भागों में बांटा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। उसके बाद थैलोफाइटा को फिर से 3 भागों में बांटा, शैवाल, कवक और जीवाणु। और पुष्पोद्भिद को 2 भागों में बांटा, नग्न बीजी, आवृत बीजी। आवृत बीजी को 2 भागों में बांटा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। देखिए, अपुष्पोद्भिद पौधा क्या होता है? तो इस वर्ग के पौधों में पुष्प तथा बीज नहीं होते हैं और इन्हें निम्न समूह में बांटा गया है। थैलोफाइटा, यह वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है और इस समूह के पौधों का शरीर सुकाय होता है, यानी थैलस होता है। सुकाय कहने का मतलब होता है कि ऐसे पौधों में न जड़ होता है, न तना होता है, न पत्ती होता है, ठीक है। और इसमें संवहन ऊतक भी नहीं होता है, जिससे जल और खनिज लवण का एक जगह से दूसरी जगह पौधे के अंदर जो प्रवाह होता है, इसमें नहीं हो पाता है। इसीलिए ऐसे पौधे नमी वाले और गीले जगहों पर उगते हैं, ठीक है। उसके बाद है शैवाल। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और शैवाल प्रायः पर्णहरित युक्त, यानी इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। संवहन ऊतक इसमें नहीं पाया जाता है। आत्मपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफिक होते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। इनका शरीर सुकाय सदृश होता है, इनका भी शरीर सुकाय होता है। कुछ लाभदायक शैवाल हैं, जैसे भोजन के रूप में प्रयोग होने वाले शैवाल में आते हैं फोरफाइरा, अल्बा, सरगासन, लेमिनेरिया, नॉस्टॉक आदि। आयोडीन बनाने में कुछ शैवाल प्रयोग होते हैं, जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि। खाद के रूप में प्रयोग होने वाले शैवाल हैं नॉस्टॉक, एनाबिना, केल्प आदि। औषधियाँ बनाने में कुछ प्रयोग होते हैं। क्लोरेला से क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक बनाया जाता है। लेमिनेरिया से टिंचर आयोडीन बनाई जाती है। अनुसंधान कार्यों में प्रयोग होने वाले शैवाल हैं क्लोरेला, एसिटिबुलेरिया, उसके बाद बेलोनिया आदि। क्लोरेला जो शैवाल है, इसका प्रयोग अंतरिक्ष यान के केबिन के हौज में उगाकर अंतरिक्ष यात्री को प्रोटीन युक्त भोजन, जल और ऑक्सीजन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कवक यानी फंगी। कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी कहा जाता है और कवक जो होता है यह पर्णहरित रहित होता है, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। संकेंद्रीय, संवहन ऊतक रहित यानी संवहन ऊतक भी इसमें नहीं पाया जाता है। थैलोफाइटा है। मशरूम एक प्रकार का कवक होता है। कवक में संचित भोजन जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सैक्रोमाइसेस नामक कवक डबल रोटी के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। कवक पौधों में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है, और सबसे अधिक हानि रस्ट और स्मट से होती है। पौधों में कवक के द्वारा होने वाला प्रमुख रोग जो इस प्रकार दिए गए हैं: सरसों का सफ़ेद रस्ट, गेहूं का ढीला स्मट, गेहूं का कीटू रोग, आलू की अंगमारी। उसके बाद है गन्ने का लाल अपक्षय, मूंगफली का टीका रोग, आलू का मस्सा रोग, धान की भूरी अर्धचित्ती, आलू की पछेला अंगमारी, प्रांकुरों का डंपिंग रोग और एफला नामक विष जो है वह कवक से बनते हैं। उसके बाद है कुछ रोग कवक से होते हैं जो जीवों में होते हैं।
जंतुओं में भी होते हैं। एस्परजिलस दमा जो है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कवक से होता है। एथलीट फुट टीनिया पेडिस से होता है। खाज एकेरस स्केबिस से होता है। गंजापन टीनिया केपिटस से होता है। दाद रोग ट्राइकोफैटान लेस्कोसेस से होता है। गन्ने का लाल अपक्षय रोग कोलेटोट्राइकम फैलकेटम से होता है। उसके बाद है लाइकेन। देखिए लाइकेन जो है कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनती है। इसमें कवक तथा शैवालों का संबंध परस्पर सहजीवी यानी सिम्बायोटिक जैसा होता है। कवक क्या करता है, यह जल और खनिज लवण विटामिन आदि शैवाल को देता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर कवक को देता है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि कवक के पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता है, पर्णहरित नहीं होता है, तो इसलिए यह खाना नहीं बना सकता, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसमें नहीं होती है। शैवाल में क्लोरोफिल होता है, इसलिए यह खाना बनाने का काम यह करता है। इसलिए दोनों एक साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, उसी को लाइकेन कहते हैं। कवक एवं शैवाल के बीच इस तरह के सहजीवी संबंध को हेलोटिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक दार्शनिक थियोफ्रेस्टस ने किया था और लाइकेन का अध्ययन लाइकेनोलॉजी कहलाता है। लाइकेनोलॉजी क्या है? तो लाइकेन के अध्ययन को लाइकेनोलॉजी कहा जाता है। आकार एवं संरचना के आधार पर लाइकेन को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: क्रस्टोस, फोलियोज और फ्रूटिकोज। लाइकेन में प्रजनन 3 प्रकार से होता है: कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। लाइकेन वायु प्रदूषण के संकेतक होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकलेगा आपको, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं और SO2 प्रदूषण का सबसे सर्वोत्तम सूचक है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का सर्वोत्तम सूचक है। जहाँ ज़्यादा होगा SO2 वहाँ यह नहीं उगेगा। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहा जाता है। लाइकेन मृदा निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायक होता है। आर्चिल, लेकनोरा जैसे लाइकेन से नीला रंग प्राप्त किया जाता है और प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पेपर रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद लोबेरिया, इरवेनिया, रेमेनिला आदि लाइकेन का उपभोग इत्र बनाने में किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। परमेलिया सेक्सटिलिस का प्रयोग मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। असनिया नामक लाइकेन से प्रतिजैविक असनिक अम्ल बनाया जाता है। डायरिया, हाइड्रोफोबिया, पीलिया, काली खांसी आदि रोगों में उपयोगी कई प्रकार की औषधियाँ लाइकेन से प्राप्त की जाती है। कई लाइकेन खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। रेनडियर, मॉस या क्लेडोनिया को आर्कटिक भाग में भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। आइसलैंड मॉस को स्वीडन, नॉर्वे तथा आइसलैंड जैसे यूरोपीय देशों में केक बनाने में उपयोग में लाया जाता है और जापान के निवासी जो हैं इंडोकार्पन का उपयोग सब्जी के रूप में करते हैं। दक्षिण भारत में परमेलिया का उपयोग सालन यानी करी बनाने में किया जाता है। उसके बाद है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। इसकी खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एंटोनी लीवेनहॉक ने की थी और जीवाणु विज्ञान का पिता लीवेनहॉक को ही कहा जाता है। एहरेनबर्ग ने 1829 ईस्वी में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। तो जीवाणु की खोज किया था लीवेनहॉक ने और नाम दिया था एहरेनबर्ग ने। 1843 से 1910 ईस्वी के बीच में रॉबर्ट कोच ने कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणुओं की खोज की तथा रोग का जन्म सिद्धांत बताया था। 1812 से 92 ईस्वी के बीच लुई पास्चर ने रेबीज का टीका दूध के पाश्चराइजेशन की खोज की थी। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। छड़कार या बेसिलस या छड़नुमा या बेलनाकार होता है। उसके बाद गोलाकार या कोकस या गोलाकार एवं सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। उसके बाद कोमा आकार का जीवाणु भी होता है जिसे विब्रियो कहा जाता है। अंग्रेजी के चिन्ह कोमा के आकार के उदाहरण विब्रियो, कॉलेरी आदि ये सब कोमा के आकार के जीवाणु हैं। उसके बाद है सर्फिलाकार, एस्फिरिलियम
स्प्रिंग या स्क्रू के आकार का होता है। दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चुरीकरण करते हैं। इसमें 2 विधियाँ होता है, लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड। इसमें क्या होता है, दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड होता है, जिसमें दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड तक गर्म किया जाता है। एनाबीना तथा नॉस्टॉक नामक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल की N2 को स्थिरीकरण करते हैं। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए। उसके बाद है विषाणु। विषाणु की खोज रूस के वैज्ञानिक इवान विस्की ने 1892 ईस्वी में की थी। तंबाकू के मोज़ेक रोग पर खोज के समय इनकी प्रकृति सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की होती है। इसी कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है, यानी सजीव और निर्जीव दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। विषाणु के निर्जीव गुण के होने के लक्षण, ये कोसा रूप में नहीं होते हैं। इनको क्रिस्टल बनाकर निर्जीव पदार्थ की भांति बोतलों में भरकर वर्षों तक रखा जा सकता है। उसके बाद इसके सजीव के लक्षण क्या हैं, तो इनके न्यूक्लिक अम्ल का द्विगुणन होता है। उसके बाद किसी जीवित कोशिका में पहुँचते ही ये सक्रिय हो जाते हैं और एंजाइमों का संश्लेषण करने लगते हैं। परपोषी प्रकृति के अनुसार विषाणु 3 प्रकार के होते हैं। पादप विषाणु, इसका न्यूक्लिक अम्ल RNA का होता है। उसके बाद जंतु विषाणु, इनमें DNA या कभी कभी RNA भी पाया जाता है। बैक्टीरिया फेज या जीवाणु भोजी, ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं और ये जीवाणुओं को मार डालते हैं। इनमें DNA पाया जाता है, जैसे T2 फैज। और जिस विषाणु में RNA आनुवंशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रो विषाणु कहते हैं। देखिए, राइजोबियम तथा ब्रेडी राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियाँ लेग्यूमिनोसी यानी मटर कुल के पौधों की जड़ों में रहती है और वायुमंडलीय N2 का स्थिरीकरण करती है। एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरलस, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुछ जातियाँ स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है और मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। चर्म उद्योग में चमड़े से बालू और वसा हटाने का कार्य जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसे चमड़ा कमाना भी कहा जाता है। अचार, मुरब्बे, शरबत को शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जीवाणुओं का संक्रमण होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन हो जाता है तथा जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए अचार, मुरब्बे बहुत अधिक दिनों तक खराब नहीं होते हैं। शीत संग्रहागार यानी कोल्ड स्टोरेज में न्यूनतम ताप -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय किया जाता है। उसके बाद है ब्रायोफाइटा। यह सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है और इस प्रभाग में लगभग 25,000 जातियाँ सम्मिलित की जाती है। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः अभाव होता है। इसमें भी संवहन ऊतक नहीं होता है। इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता करते हैं। एस्फेगनम नामक मॉस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए माली इसका उपयोग पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं समय सूखने से बचाने के लिए करते हैं। एस्फेगनम मॉस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है और एस्फेगनम मॉस का प्रयोग एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे जो है उसको हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद।